Hello and welcome on ZoneTech Online Education. ZoneTech is one of the best coaching institute for preparation engineering exam. So friends, today the session will start here Rajasthan art and culture. Previously we had discussed about Rajasthan polity, Rajasthan geography, but today we will discuss on Rajasthan art and culture. This class is suitable for both Hindi and English medium and my maximum effort to teach in bilinguistic method. हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं कि ये जो क्लास है आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिज़ाइन की गई है। इसके अंदर क्वेश्चन है और जो हमारा यहाँ मॉड्यूल है BCTQ बिल्ड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे MCQs के फॉर्म में और उसके साथ आपको उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सेकेंड थिंग, दिस क्लास इज सुटेबल फॉर बोथ इंजीनियरिंग एग्जाम्स, मेनली सूटेबल बिकॉज यहाँ पे जो भी JEN और AEN के एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होंगे 18 मई को, उसके लिए बेसिकली इसको मॉड्यूल को तैयार किया गया है जिसके अंदर जो टैक के स्टूडेंट हैं, जो टैक फील्ड के स्टूडेंट हैं, उनको ही आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्ट्स होती हैं। बाकी जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो इससे अच्छे गो थ्रू होते हैं, यूज टू होते हैं। तो यहाँ पे टैक स्टूडेंट जितने भी हैं स्टेट के अंदर, अदर स्टेट के अंदर, उनके लिए जो आर्ट्स एंड कल्चर, राजस्थान कला एवं इतिहास, संस्कृति, ये जो हम यहाँ बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। Before further proceeding, I would like to tell you about mention a point in syllabus in JEN exam. फर्स्ट इज, अगर आपके हम उसके अंदर बात करते हैं सिलेबस के अंदर कौन से पॉइंट डिस्क्राइब्ड हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके 5 to 13 पॉइंट है जो सिलेबस के अंदर हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं। जैसे फर्स्ट में बात की गई स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पे बात की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जो मेन फीचर्स हैं स्थापत्य कला के, आर्किटेक्चर के, वो यहाँ पे बात की है। सेकंड आपका इसके अंदर सिलेबस के अंदर है महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, इंपॉर्टेंट फोर्ट, मॉन्यूमेंट एंड आर्किटेक्चर स्कल्पचर। थर्ड है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, जो यहाँ के रीजनल मूवमेंट हुए और जो यहाँ के लोक देवी देवता हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। एट्थ है इसके अंदर चित्रकलाएँ, शैलियाँ, हस्तशिल्प, पेंटिंग, स्टाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प है। उसके बाद है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद जो इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं, रीजनल जो बोलियाँ हैं, क्षेत्रीय भाषाएं वो हैं। उसके बाद मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, जो भी फेस्टिवल हैं। उसके बाद यहाँ जो भी फोक म्यूज़िक्स हैं, फोक डांस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं और जो भी आभूषण हैं, ज्वेलरी, ज्यूरी, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, ट्वेल्थ है इसके अंदर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जो भी इसके अंदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल, उसके बारे में बात करेंगे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये चीज़ें एक्चुअली ये मॉड्यूल रहेगा अपने इस आर्ट एंड कल्चर के अंदर। क्वेश्चन इसमें रीशफल होंगे, इसी के अंदर से आपका MCQs निकलेंगे, जो BCTQ है उसके अंदर इसके हम डिस्कस करेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट साइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, कोटा के आलनिया से क्या प्राप्त हुआ है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कोटा के आलनिया गांव से क्या प्राप्त हुए हैं? आलनिया कोटा के अंदर है। व्हाट आर फाउंड इन आलनिया इन रेफरेंस टू कोटा? इसके अंदर फर्स्ट है भित्ति चित्र, सेकंड है प्राचीन मूर्तियाँ, थर्ड है खंडरयुक्त किले एंड फोर्थ है प्राचीन सिक्के। एक्चुअली ऑल आर क्वेश्चन आर वेरी बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे आपको कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं, काफ़ी बेसिक है, जिसके थ्रू से हम इसके जो भी डायमेंशंस होते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है कोटा आलनिया से आपको क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र, खंडरयुक्त किले, प्राचीन सिक्के एवं प्राचीन मूर्तियाँ। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान पेंटिंग्स, जो राजस्थान की चित्रकला है उससे ये लिया गया है। और हम जब राजस्थान पेंटिंग की बात करते हैं हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि पेंटिंग्स क्या हैं, ये चित्रकला क्या है और इसका यूज़ क्या है, ये हमको समझना है। और आखिर ये चित्रकला की क्यों जाती है, ये पेंटिंग्स क्यों की जा रही है? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि चित्रकला होती क्या है। तो आप इन जनरल वे, इन कॉमन सेंस, जो भी आप कैनवास पे बनाते हैं या वॉल पेंटिंग करते हैं, उसके बाद कहीं भी आप इसको पेंटिंग्स करते हैं, वो आपकी होती है एक तरीके से पेंटिंग। आपके जो इनर इमोशंस है, इनर एक्सप्रेशन है, आपका जो पिक्चर्स की आपके जो माइंड के अंदर फिक्स है, वो आप उसको प्रैक्टिकली उसको आप उतारते हैं कैनवास पे, पेपर पे। उसके बाद कोई भी आपका कर्टेन हो,
कोई भी क्लोथ हो, उसके ऊपर आप जो पेंटिंग करते हैं वो बेसिकली पेंटिंग होती है, इसे कहते हैं चित्रकला। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ समझना है कि यहाँ पे हम राजस्थान पेंटिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर से हम ये पढ़ रहे हैं राजस्थान पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा कल्चर हेरिटेज है, हिंदी में कहें सांस्कृतिक विरासत। और ये जो कल्चर हेरिटेज है इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारे राजस्थान के लिए नहीं, बिल्कुल देश के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कल्चर हेरिटेज है इसको हमें संरक्षित करने की या कंजर्व करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़, हम बात करते हैं क्या राजस्थान पेंटिंग एक नई चीज़ है या अभी अभी इवॉल्व हुई है? ये हमको यहाँ से पता लगाना है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रेफर करता है कि कोटा के आलनिया से क्या प्राप्त हुए हैं। तो हमें समझना है कि जो राजस्थान जो पेंटिंग है, राजस्थान चित्रकला है, ये इट्स नॉट न्यू, ये काफ़ी एंशेंट समय से आ रही है। आप यानी जब आप प्रागैतिहासिक काल को लेंगे इतिहास के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक काल या जो स्टोन एज है, पाषाण काल, जो स्टोन एज है, तब से ये पेंटिंग्स की प्रोसेस है वो चलती आ रही है, चित्रकलाएं बनती रही हैं। जैसे आप बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक्स के अंदर कि जो स्टोन एज था, या हिंदी में कहें पाषाण काल, इस स्टोन एज के अंदर जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव ह्यूमंस यानी इसको कहें आदिम मनुष्य, ये प्रिमिटिव ह्यूमंस रहते थे केव के अंदर या गुफा के अंदर। और जो गुफा की वॉल थी या गुफा की दीवार थी, उस केव के अंदर ये पेंटिंग करते थे विद नेचुरल कलर, जो भी यानी स्टोन का जो उसमें रंग मिल जाता, कलर मिल जाता उससे, या नेचुरल कोई भी प्लांट्स की लीव्स है उससे जो नेचुरल कलर करते हैं। आज भी आप देखेंगे इन अजंता के अंदर, आप अजंता आर्ट्स को देखेंगे तो उनकी केव के अंदर बिल्कुल बहुत पुराने तरीके से आर्ट्स को वहाँ पे पेंट किया गया है। जैसे उसके अंदर शिकार हंटिंग का उसके अंदर आपको पिक्चर्स मिल जाएगा। उसके बाद प्रिमिटिव ह्यूमन है, जो एक मनुष्य वो भाला लेके दौड़ रहा है जेवलिन थ्रोअर की तरह, इस तरह की चीज़ें आपको अजंता के अंदर मिलेंगी। तो हमारी राजस्थान शैली के अंदर भी जो राजस्थान पेंटिंग है उसके अंदर भी अजंता, गुजराती, जैन, इन शैलियों का इफेक्ट है, एक तरीके से ये इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो हम यह समझ रहे हैं कि जो राजस्थान पेंटिंग ये नई पेंटिंग नहीं है, काफ़ी समय से चलती आ रही है। और हमें इनके जो एविडेंस है, अवशेष हैं, वो कोटा के आलनिया है, एक दर्रा है, ऐसे बहुत जो अलग अलग जो एविडेंस लोकेशन है वहाँ पे इनके एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कोटा के आलनिया से क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भित्ति चित्र, मिनिएचर पेंटिंग नहीं, प्राचीन मूर्तियाँ भी नहीं है, एंशेंट आइडल्स भी नहीं है, खंडहरयुक्त किले, फोर्ट के बारे में भी नहीं है, और यहाँ पे प्राचीन सिक्के भी नहीं है। यहाँ पे आंसर्स क्या हो सकता है? जैसे मैंने चारों मना कर दिया था, आंसर क्या हो सकता है? आप कहेंगे फिफ्थ ऑप्शन है ही नहीं, बट इसका राइट आंसर है भित्ति चित्र। ये आपको याद रखना है, इनका राइट आंसर है भित्ति चित्र। ये कोटा के अंदर भित्ति चित्र, एक्चुअली जो भित्ति चित्र है वो एक तरीके से आप समझिए वॉल पेंटिंग। ये वॉल पेंटिंग है, ये वॉल पेंटिंग आपको कोटा के आलनिया से मिली है। दूसरी बात, आप भित्ति चित्र के बारे में बात कर रहे हैं, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड स्कूल ऑफ बूंदी। जो बूंदी की जो स्कूल है, बूंदी की जो कला है, चित्रशैली है, वहाँ पे भित्ति चित्र मिले इन गोल्डन पीरियड ऑफ उमेश सिंह राव। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भित्ति चित्र। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले थोड़ा हम समझेंगे इस पेंटिंग्स को, राजस्थान पेंटिंग्स को किस तरीके से स्कूल के अंदर डिवाइडेड है, किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्मेंस हुई है, और क्या क्या इसके डिवीज़न है, क्या नोमेनक्लेचर है, क्या वर्गीकरण है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं राजस्थान चित्रकला या राजस्थान पेंटिंग है, इसका फर्स्ट साइंटिफिक डिवीज़न या हिंदी में कहें वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। बेसिक चीज़ है, ये आपको यहाँ याद होना ही चाहिए। आनंद कुमार स्वामी ने इसका साइंटिफिक डिवीज़न किया था। नंबर 1, साइंटिफिक डिवीज़न का मतलब क्या है? जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स के अंदर आप थ्योरम पढ़ रहे हैं, या साइंस के अंदर कोई आप प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, तो हम उसको एक बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बाइफरकेट करके, क्लासीफाइड करके उसको फॉर्मेट में उतारते हैं। जैसे आप स्कॉलर करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो एक तरीके से उसको साइंटिफिक डिवाइड करते हैं। ये काम किया था आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे, जो हमारी स्कूल पेंटिंग है, जो हमारी चित्रकला है, उसकी अलग अलग स्टाइल है या शैली है, इसके अलग अलग स्कूल हैं।
जैसे हम फर्स्ट में इसको डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे मैं चित्रकला के स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर, नागौर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से अलग अलग पेंटिंग्स को रखा गया है। इसका बेसिक मीनिंग ये है, चित्रकला का डिवाइडेशन या पेंटिंग्स का डिवाइडेशन की बात हो रही है। तो यहाँ अलग अलग स्कूल हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बात कर लिया मेवाड़ स्कूल या उदयपुर स्कूल, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल है। सेकंड है मारवाड़, थर्ड है ढूंढाड़, और फोर्थ है हाड़ौती। ये अलग अलग स्कूल हैं। इसको डिवाइड करने का रीज़न ये है कि जो हमारा राजस्थान है, अभी 1 नवंबर 19 बिफोर 1 नवंबर 1956 ये रियासतें थी यहाँ पे, और अलग अलग रियासतों के अंदर जो चित्रशैली, जो चित्रकला पेंटिंग डेवलप हुई है, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो मेवाड़ शैली है, दूसरा मारवाड़ शैली, थर्ड ढूंढा, और फोर्थ है आपका हाड़ौती क्षेत्र। इस तरीके से चित्रकला को डिवाइड किया गया है। जैसे आप मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तो मेवाड़ के अंदर आपकी उदयपुर है, वो शैली आ जाती है, नाथद्वारा आती है, चावंड है, देवगढ़ है। अगर आप मारवाड़ में देखेंगे तो मारवाड़ के अंदर आपके जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ है। और उसके बाद आप ढूंढाड़ में चलेंगे तो आमेर, जयपुर, अलवर है। उसके बाद आप हाड़ौती में चलेंगे तो कोटा, बूंदी है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी चित्रकला, और इसको मैंने डिटेल में ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है। जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रीवियसली ऑफलाइन क्लासेस बैच के अंदर भी मैंने इसको आपको डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो हमारा सेशन है, एक तरीके से इसके अंदर सब सब्जेक्ट कंक्लूड होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी आर्ट एंड कल्चर, कभी ज्योग्राफी। बेसिकली आपकी क्वेश्चन की जो नीड है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, काफ़ी सुपरफिशियल है, काफ़ी आपको ऊपरी तौर पे पूछा जाता है। इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल बहुत कम है। वैसे ये हर टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत हैं। जैसे आप ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आप राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पढ़ा आपने, या कोई आपने मानसून पढ़ा है, तो काफ़ी एक डीप टॉपिक है जो कोर ज्योग्राफी का है। वो मुझे लगता है आपको यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का आपके आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो वो आपके लिए उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस है कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आपको सीधा पूछा है कौन से में क्या है। तो मैं आपको काफ़ी सुपरफिशियली पढ़ा रहा हूँ, और जिसको भी डिटेल इन डेप्थ देखना है तो या तो आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं इन डेप्थ भी बता दूंगा। बट मेजरली जो एग्जाम की डिमांड है वो काफ़ी सुपरफिशियल है, इसलिए काफ़ी मैंने सिंपल क्वेश्चन को यहाँ फॉर्मेट करवाया है। यानी ये क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, और उसके साथ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण शैली में पंजाबी शैली का प्रभाव किस शैली पे दिखाई देता है? इफेक्ट ऑफ पंजाबी स्टाइल, ये यहाँ पे पूछा गया कि पंजाबी स्टाइल का इफेक्ट दक्षिण शैली का पंजाबी शैली का प्रभाव किस शैली के अंदर दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका बीकानेर, सेकंड अलवर, थर्ड है देवगढ़, एंड फोर्थ है उनियारा। आपको यहाँ पता लगाना है राइट आंसर क्या है। आपके पास 5 सेकंड है, बताएं इसका आंसर। राइट आंसर इसका है बीकानेर। राइट आंसर है बीकानेर शैली या बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर स्टाइल। बीकानेर शैली के अंदर हम बात करें तो कुछ फैक्ट हैं, इसको भी आप देख लो। बीकानेर शैली इज रिलेटेड टू मारवाड़ स्कूल। फर्स्ट है, ये मारवाड़ स्कूल से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग की बात करें, बीकानेर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, एक तो गोल्डन पीरियड पूछा जाता है। गोल्डन पीरियड या इसे कहते हैं स्वर्णकाल।
गोल्डन पीरियड का बेसिकली मीनिंग होता है कि कौन से रूलर वहाँ रहे या कौन से राजा रहे, उनके टाइम में इनको संरक्षण मिला, इनको आश्रय मिला, इनके अंदर संवर्धन हुआ और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिनोवेट हुई। यानी कहने का मतलब रूलर है, जो राजा है, उनको कैसे इस कला को प्रोटेक्ट किया, इसे इस तरीके से नर्चर्ड किया, कल्चर्ड किया, ये चीज़ें आपकी गोल्डन पीरियड के अंदर काउंट होती है। ये होता है गोल्डन पीरियड। और यहाँ आप बात करेंगे बीकानेर शैली का गोल्डन पीरियड है अनूप सिंह। अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग्स, अनूप सिंह के बारे में बात बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी अच्छे राइटर रहे, इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, अनूप प्रकाश, अनूप संगीत सार, ये आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर ऑफ राजस्थान। वापिस आते हैं यहाँ पे, ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। यहाँ का स्वर्णकाल रहा है अनूप सिंह के समय। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं। एक तो रही है उस्ता कला, उस्ता आर्ट, और सेकंड है मथेरना कला, मथेरन कला या मथेरन आर्ट। ये बेसिक दो ऐसे पॉइंट हैं जो इस बीकानेर शैली को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उस्ता कला और मथेरन कला का मतलब क्या है। उस्ता कला काफ़ी बेसिक है। बीकानेर के अंदर जो आर्टिस्ट रहे हैं, जो पहले जिन्होंने अनूप सिंह ने जिन्हें आश्रय दिया, प्रोटेक्शन दिया, तो उस्ता कला के अंदर क्या होता है कि जो भी ऊँट है, उसकी जो स्किन है, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, वो गोल्डन कलर से या प्योर गोल्डन से, यानी हिंदी में कहे ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करना। तो यहाँ पे ये है गोल्डन, ये आपका हो गया उस्ता कला। और उस्ता कला के अंदर वहाँ पे हिसामुद्दीन उस्ता, रकनुद्दीन उस्ता, ये जो उस्ता जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ये वहाँ के मेन पेंटर हैं। उस्ता और मथेरन कला, वहाँ मथेरन परिवार भी जो इस कला के अंदर कहने का मतलब महारत हासिल है। दूसरी बात करें बीकानेर शैली के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एक पेंटिंग बनी थी, उसे कहते हैं भागवत पुराण, राय सिंह के समय में। ये आपको याद रखना है। और एक बना है उत्तराध्यान सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप कोई भी पेंटिंग पढ़ेंगे, कोई भी पेंटिंग को समझेंगे, वहाँ इंपॉर्टेंस है कि पेंटिंग के अंदर बनाएंगे क्या। सबसे पहले आप बना सकते हैं लैंडस्केप, कोई नेचुरल लैंडस्केप है या प्राकृतिक दृश्य है, उसको बना सकते हैं। उसके बाद इन पेंटिंगों में आपको मिलेंगे हंटिंग सीन। हंटिंग सीन मतलब होते हैं जो शिकार के चित्र होते हैं, आखेट के चित्र होते हैं, वो मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्यूटीफुल वुमेन्स, जो भी सुंदर नारी, नारी सौंदर्य, जैसे आप किशनगढ़ के अंदर पढ़ेंगे इन रेफरेंस टू किशनगढ़ स्कूल, तो वहाँ पे जैसे आपको नारी सौंदर्य मिल गया। उसके बाद कोर्ट सीन्स, जो दरबारी दृश्य हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइटिंग, एलिफेंट फाइटिंग है, लायन फाइटिंग है। ये जो अलग अलग पेंटिंग्स हैं, अलग अलग पिक्चर्स की हैं, ये जो चित्र हैं, वो अलग अलग पेंटिंग्स के अंदर, अलग अलग स्कूल के अंदर बनाए गए हैं, अलग अलग राजाओं के टाइम में और अलग अलग पेंटर्स के टाइम में। तो ये एक तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल चित्रकला का प्रभाव किस शैली पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है किस स्कूल या किस आर्ट्स के ऊपर, किस पेंटिंग के ऊपर मुगल इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसलमेर, सेकंड उदयपुर, थर्ड जयपुर और फोर्थ अलवर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, मुगल चित्रकला का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा। ऑप्शन 4 जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। थोड़ी बात करते हैं मुगल चित्रकला का। तो आपने देखा है जब आप पढ़ते हैं रेफरेंस ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे मुगल चित्रकला का समन्वय हिंदू कला से होता है, हिंदू संस्कृति की हिंदू पेंटिंग से, उसके अंदर इनका समन्वय या कोऑर्डिनेशन है। जो चीज़ें कुछ हिंदू की है, यहाँ हिंदुस्तान की थी, वो मुगल के अंदर मर्ज हो गई और इस तरीके से समन्वित इसके अंदर ये कला या चित्रकला, स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं आप इंडो मुगल आर्ट भी कहते हैं, और बहुत से इसके अलग अलग नाम है जिसका आप अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे हुमायूं के मकबरे के अंदर यूज़ हुआ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो रहा है, मुगल वाला इंडियन आर्ट की टेक्सचर में यूज़ हो रहा है, इस तरीके से यूज़ है। दूसरी बात, आप मुगल चित्रकला की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है, राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर ग्रीन कलर का यूज़ होता है। और आप जानते हैं मुगल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा था जयपुर पे, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे भारमल हु एक्सेप्ट कोर्टशिप ऑफ मुगल, जो भारमल या राजा थे, उन्होंने मुगलों को यहाँ की जो
मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। सेकंड अब बात करते हैं ग्रीन कलर। और दूसरी अगर मैं कलर्स की बात करूं, हर पेंटिंग के लिए अलग अलग कलर है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे येलो ग्रीन, पीला और हरा, ये कलर आपको मैक्सिमम मिलेगा नाथद्वारा शैली के अंदर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाथद्वारा शैली टोटली आपके लिए कृष्ण भक्ति, जो नाथद्वारा श्रीनाथ जी हैं वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। और कृष्ण भक्ति में आप येलो ग्रीन को ऐसे याद रख सकते हैं, येलो जो कृष्ण का पीताम्बर है, और आपका जो ग्रीन कलर है उनके पीछे जो पिछवाई कला के अंदर बनाना की जो लीव्स रखी जाती है वो ग्रीन कलर है। तो येलो ग्रीन आपकी नाथद्वारा से हुई। अगर मैं यहाँ ओनली ग्रीन की बात करता हूँ, इफ आई से ग्रीन, ग्रीन डिनोट्स बूंदी, बूंदी पेंटिंग। बूंदी पेंटिंग में आप जानते हैं काफ़ी नेचुरल सीन सीनरी का इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसको बर्ड पेंटिंग या पक्षी कला भी कहते हैं। और ये आपको याद रखना है, ग्रीन कलर वहाँ से आप इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ येलो एंड रेड, पीला लाल, तो ये आपका मेवाड़ के अंदर हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। सैफ्रॉन करते हैं तो मारवाड़ की और केसरिया। तो ये अलग अलग जहाँ की डायनेस्टी रही है, जहाँ पे राजवंश रहे हैं, और जिस जिले के अंदर ये बने हैं, जिन रियासतों के अंदर ये पहले बने, वहाँ के कुछ स्पेशल कलर हैं, यानी उन कलरों का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो आपको थोड़ा याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड के अंदर इस तरीके से मैचिंग आ जाती है। यहाँ पे कलर दे दिए और सेकंड रो में आपको मिल जाएंगी अलग अलग आर्ट स्कूल, जैसे मारवाड़ मेवाड़, तो आपको ये लिंक के लिए भी आएगा। अब फोर्थ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ कलर का यूज़ हुआ है पेंटिंग में वाइट और पिंक, अगर वाइट और पिंक हुआ है तो एक तरीके से ये वुमेंस के बारे में बात करता है। और वुमेन के बारे में ज़्यादा कौन बात करता है? किशनगढ़ शैली। आपने पढ़ा होगा बनी ठनी वगैरह, मोनालिसा, ये सब चीज़ें। तो वाइट और पिंक, सफ़ेद और गुलाबी रंग का उपयोग किशनगढ़ में हुआ। तो ये जो ऐसे फैक्ट हैं जो काफ़ी सुपरफिशियली आते हैं, स्पेशली फॉर टैक्स स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी सुपरफिशियली चीज़ें आनी हैं। सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव होते हैं। ये क्वेश्चन वापस आपसे रिलेट हो सकता है। राज्य की किस रियासत में उस्ता कलाकारों को भेजा गया? अभी मैंने डिस्कस किया ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। तो राइट आंसर अभी हमने बात की बीकानेर, आर्ट। बीकानेर पेंटिंग के अंदर उस्ता कला है। उस्ता कला के हिसामुद्दीन उस्ता, रकनुद्दीन उस्ता, अली रज़ा, ऐसे बहुत से पेंटर हैं जिन्होंने उस्ता कला के अंदर जो कैमल की स्किन है, ऊँट की जो खाल है, उस पर गोल्डन कलर या गोल्ड जो कलर है उसका यूज़ करके एक अच्छा फॉर्म किया, अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। तो आपको ये उस्ता कला याद रखना है बीकानेर से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वापस क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मथेरणा उस्ता कलाकारों की किस श्रेणी है? तो अभी मैंने बात की मथेरण और उस्ता कलाकार, ये जो परिवार है काफ़ी लॉन्ग पीरियड से इन कलाओं के संरक्षण में आगे हैं, और ये डायरेक्ट रिलेटेड है बीकानेर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ? यहाँ बात की गई है भागवत पुराण की। आई डिस्क्राइब प्रीवियस क्वेश्चन कि क्या है भागवत पुराण। महाराजा अनूप सिंह, सेकंड महाराजा राय सिंह, महाराजा कल्याण सिंह और रावजेत सिंह। यानी आप जो भी पेंटिंग पढ़ेंगे उसके अंदर स्पेसिफिक आपको याद रखना है गोल्डन पीरियड, किसके समय में गोल्डन पीरियड है। जैसे मेवाड़ शैली जगत सिंह प्रथम। दूसरी बात, जिस शैली के अंदर, जिस पेंटिंग के अंदर आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आपको समझना है वो स्कूल कौन सी है। जैसे जगत सिंह ने चीतेरों की ओवेरी स्थापित की, एस्टेब्लिश की। वैसे किसी न किसी हर रूलर है उसने कोई न कोई आर्ट स्कूल को उसके अंदर एस्टेब्लिश किया है। जैसे आप पढ़ेंगे आमेर के अंदर, जयपुर शैली के अंदर, तो आप पाएंगे वहाँ पे राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स को एस्टेब्लिश किया है या वहाँ उसकी स्थापना की है। तो ये क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट बनता है। सेकंड थिंग्स कि वहाँ पे जो पेंटर हैं वो पेंटर के नाम आपको जो 4 या 5 है उसके अंदर कम से कम 2 तो आप याद रखें जो इंपॉर्टेंट पेंटर हर इसके अंदर पेंटिंग के अंदर है। थर्ड चीज़ आपको याद रखना है वहाँ का जो एपिक डिपिक्ट हुआ है, यानी कहने का मतलब जो ग्रंथ है वहाँ का चित्रित ग्रंथ, उसको याद रखना है। और यहाँ पे इसी चित्रित ग्रंथ की बात हो रही है भागवत पुराण। सबके अंदर अलग अलग है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, भागवत पुराण, उत्तराध्यान सूत्र, शावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, सुपासनम चरित्रम, बहुत सारे हैं ऐसे। ये 12 मासा, राग मालिनी, राग भैरव, राग रागिनी, ये जो भी हैं ये मेजरली तो इम्पैक्ट होते हैं या इससे बने होते हैं, ज़्यादा इनका इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति वगैरह, ये चीज़ें मिलेंगी। या सेकंड मिलेगा इसके अंदर हंटिंग है,
शिकार के चित्र हैं, महल के चित्र हैं, दरबारी दृश्य हैं, ये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है कि भागवत पुराण एक प्रथम प्रारंभिक चित्र था, फर्स्ट पेंटिंग थी बीकानेर स्टाइल की। तो यहाँ पे कौन से समय के अंदर ये पेंटेड हुआ था, चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा कल्याण सिंह और राव जय सिंह। तो इसका राइट आंसर है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण का चित्र इसके अंदर पेंटेड हुआ था, चित्रित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 नवलगढ़, ऑप्शन 2 मुकंदगढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बूंदी। राइट आंसर आपको देना है, 5 सेकेंड है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। यहां पे राइट आंसर आपको मिलेगा बूंदी। आपको ये ध्यान रखना है, बूंदी के अंदर चित्रशाला है। एग्जैक्टली बूंदी फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स। जो भित्ति चित्रण है इसके लिए बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भित्ति भी, इसके अंदर कुछ आंसर्स ये भी 50% नवलगढ़ भी सही है और 50% बूंदी भी सही है। थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, थोड़ा आप यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी भित्ति चित्रण है उसमें नवलगढ़, झुंझुनू, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है बूंदी। ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर बूंदी नहीं है, नवलगढ़ है, तो आपको इसको राइट करना है, नवलगढ़ नहीं है, बूंदी है, तो इसको राइट करना है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे झुंझुनू और बूंदी के अंदर भित्ति चित्रण, जो भी आप शेखावटी शैली के अंदर बात करेंगे, शेखावटी स्टाइल की बात करेंगे, उसके अंदर काफ़ी भित्ति चित्रण, वॉल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, ये सब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है भित्ति चित्रण। दूसरा, आप बूंदी के अंदर बात करेंगे तो वहाँ भी उमेश सिंह के समय के अंदर काफ़ी बड़ी राजमहल पेंटिंग्स हुई है, राजमहल के अंदर चित्रशाला बनाई गई है। तो ये यहाँ बूंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नवलगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भित्ति चित्र हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है, किस राजपूत शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया? यानी ये बताना है कि इस ऐसी आर्ट है, पेंटिंग है, पेंटिंग स्कूल है जिसके अंदर जो वहाँ की क्वीन है उनको भी हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे है जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा कोटा। कोटा की जो स्कूल है, कोटा पेंटिंग है, इसके अंदर आपको हंटिंग की सीन बताए गए हैं या शिकार दृश्य। Actually, Kota Shaili is very close to Bundi, Bundi school. Kota school is very close to Bundi school, and we can say it's sub branch of Bundi school. और कोटा शैली के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है, it started in courtship of राव राम सिंह। राम सिंह के समय स्टार्ट हुई और इनका गोल्डन पीरियड था इस पेंटिंग का, इस स्कूल का गोल्डन पीरियड था आपका उमेश सिंह। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सेकंड, कोटा स्टाइल है या कोटा शैली, उस पर सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय का इम्पैक्ट आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदाय या कृष्ण भक्ति। दूसरा यहाँ पे हंटिंग सीन है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कोर्टयार्ड शिप होते हैं, दरबारी दृश्य हैं, वो यहाँ पे हैं। ये चीज़ें आपको कोटा शैली के अंदर मिलेगी। इट्स पार्ट ऑफ हाड़ौती स्टाइल, हाड़ौती स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फ्रॉम हस्तशिल्प, जो राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट है वहाँ से क्वेश्चन आया है। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? ये क्वेश्चन एक्चुअली आरएस के अंदर भी पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को फॉर्म किया है। राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने क्या है? फर्स्ट है कागज पर चित्रण, पेंटिंग्स ऑन पेपर, लकड़ी पर चित्रण, पेंटिंग्स ऑन वुड, और हाथी दांत का चित्रण, और कपड़े पर चित्रण, पेंटिंग्स ऑन क्लोथ्स। इसका राइट आंसर क्या आपको बताना है। हम जब हस्तशिल्प के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हस्तशिल्प के बारे में आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हस्तशिल्प होता क्या है। सीधी बात है, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम हैंड मैन्युफैक्चर, जो हाथ से होता है, हाथों से बनी हुई चीज़ें होती हैं,
वो हस्तशिल्प होती हैं। आप इसके अंदर जब आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक नाम आता है एमएसएमई इंडस्ट्री। इस तरीके से ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है वो हस्तशिल्प होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप मेटल से क्या बना रहे हैं, जैसे मीनाकारी, कोफ्तगिरी, मुरादाबादी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप उसमें देख रहे हैं कि पॉटरी से संबंधित क्या है, जो आप बर्तनों पे बना रहे हैं, तो ब्लू पॉटरी वगैरह चीज़ें आ गई। उसके बाद आप देख रहे हैं क्लोथ्स के ऊपर कौन सी पेंटिंग है, क्लोथ्स के ऊपर क्या हैंडीक्राफ्ट है, तो क्लोथ्स पे आप देख सकते हैं जैसे बंदेज है, लहरिया, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे ये पाने वगैरह ये कपड़े पे बनते हैं, तो इसका राइट आंसर कपड़े पे। सेकंड आप बात करेंगे, इसके अलग अलग फॉर्म है। वुडन पे कौन सा है, वुड से जो लकड़ी के ऊपर से कला की जाती है, जैसे बेबान है, कावड़ है। ये जो हस्तशिल्प है इसके अंदर बहुत सी अलग अलग सीरीज है। कि उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, जैसे जरी दोजी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पर चित्रण। क्वेश्चन है आरायश क्या है। फर्स्ट है कपड़े पर चित्रण की विधि, सेकंड कागज पर चित्रण की प्राचीन विधि, लकड़ी पर धार्मिक गाथाओं के चित्रण की प्राचीन विधि, भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति। आज थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। जो सेटअप है ये एक्चुअली इंग्लिश के अंदर काफ़ी कम डिज़ाइन हुआ है, तो मैंने कहा भी था पर ये आज हो नहीं पाया। कल मैं कहूँगा वापस टेक्निकल असिस्टेंट को, इट विल बी आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर्मेट। तो यहाँ पे आराइश की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या है, कपड़े पर, कागज पर, लकड़ी पर या भित्तियों के चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति, स्पेशल पेंटिंग प्रोसेसर टू कीप पेंटिंग इन लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है भित्ति पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष पद्धति। एक्चुअली आराइश वर्ड is a Urdu word. Actually, this word refers to Italian word fresco buono, and this word literally means true fresh ट्रू एंड फ्रेश। यानी जो हमारा आराइश है ये उर्दू शब्द है और बेसिकली ये इटालियन शब्द फ्रेस्को बुनो है, वहाँ से लिया गया। फ्रेस्को बुनो मतलब होता है क्या, ट्रू एंड फ्रेश, जो बिल्कुल ट्रू हो और फ्रेश हो हमेशा के लिए, उसको वहाँ इटालियन वर्ड में फ्रेस्को बुनो या बून, जो भी आप कहें प्रोनाउंसिएशन, वो होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इस आराइश के अंदर क्या है या फ्रेस्को बुनो के अंदर क्या है, आराइश का मतलब, फ्रेस्को बुनो का मतलब होता है पेंटिंग डायरेक्ट पेंटिंग ऑन वेट प्लास्टर, यानी जो नम गीला प्लास्टर होता है उसके ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग की जाती है। इन एडिशन ऑफ नेचुरल कलर्स, लाइम, सोडा एंड मैनी अदर्स थिंग्स, इसको मिला के एक तरीके से पेंटिंग की जाती है। और डायरेक्ट पेंटिंग ऑन वेट प्लास्टर, जो डायरेक्ट जो गीला प्लास्टर है उसके ऊपर जो पेंटिंग होती है उसको फ्रेस्को बुनो। और एक फ्रेस्को सेको भी होता है, वो कहने का मतलब सूखने के बाद जो उसकी पेंटिंग होती है। ये दो चीज़ें हैं। और आराइश का मतलब भी यही है, इसका उर्दू वर्जन है और इसका मतलब होता है भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष पद्धति। और मैक्सिमम आप ये देखेंगे इन शेखावटी स्टाइल या शेखावटी जो पेंटिंग है, शेखावटी पेंटिंग के अंदर इसको यूज़ किया गया। और शेखावटी के अंदर सबसे ज़्यादा भित्ति चित्रण मिलता है, वॉल पेंटिंग सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये शेखावटी के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वापिस क्वेश्चन आया भित्ति चित्र के लिए। भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने किया? ऑप्शन 1 राव सुरजन सिंह, ऑप्शन 2 राव उमेश सिंह, ऑप्शन सी राव विष्णु सिंह, ऑप्शन डी राव शत्रुसाल सिंह। पहले मैंने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया है और यहाँ पे मैंने आपको बताया है राव उमेश सिंह। राव उमेश सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए वहाँ पे चित्रशाला का निर्माण किया गया था। वहाँ की जो राजमहल है वहाँ पे बिल्कुल पेंटिंग बनाई गई है और वहाँ पे पूरा एक चित्रशाला, पेंटिंग स्कूल या पेंटिंग रूम आप कह सकते हो, वहाँ पूरा वहाँ चित्रशाला का निर्माण किया जिसमें बहुत सारे भित्ति चित्र वहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आएगा राव उमेश सिंह। ये राव उमेश सिंह कॉमन है फॉर कोटा एंड बूंदी। In context of Kota and Bundi, he will be respected for
गोल्डन पीरियड। क्वेश्चन आ गया है लोक देवता से। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अत्यधिक लोकप्रिय है? जब हम लोक देवता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या लोक देवता थे, क्या इनका इंपॉर्टेंस था, क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरीके से इवॉल्व हुए और किस तरीके से लोगों की श्रद्धा इसके अंदर आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक देवता के बारे में। तो ये ऐसे महापुरुष थे, यानी कॉमन पर्सन भी कह सकते हैं, पर जिन्होंने धर्म की स्थापना, संस्कृति का संरक्षण और जहाँ पे थोड़ा इस्लाम का प्रभाव था उसको न्यूट्रल किया और लोगों को एक सही वे, एक राइट पाथ पे ले गए, वो आपके लोक देवता थे। और लोक देवता के अंदर आप जानते हैं पंच पीर हैं, जो भी रामदेव जी है, पाबू जी है, फड़बू जी हैं, तेजा जी हैं, मांगलिया मेहा है, ये जो हैं 5 पंच पीर हैं। उसके अलावा दूसरे भी हैं, देव नारायण जी, फत्ता जी हैं, बहुत सारे हैं, कल्ला जी वगैरह, वो अलग अलग इसके अंदर लोक देवता हैं। तो हमें यहाँ बात की गई है बाबा तल्लीनाथ की, और यहाँ पे हमको ऑप्शन है झालावाड़, टोंक, जालोर और बाड़मेर। इसमें से कौन से हैं? आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तल्लीनाथ जी हैं और एक मल्लीनाथ जी हैं, ये वर्ड एक्चुअली मिलते जुलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है तल्लीनाथ जी की, और ये तल्लीनाथ जी हैं जालोर से। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर इस लोक देवता का है, ये एक तरीके से नेचर लविंग रहे। नेचर लविंग या हिंदी में कहें प्रकृति प्रेमी, फर्स्ट थिंग। और ये है जालोर से। जालोर के अंदर पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी। इस पंचमुखी पहाड़ी पे इनका मंदिर है, और जो भी वो अरावली रीजन है, उस अरावली रीजन के अंदर, उस माउंटेन के अंदर जो इनका टेम्पल बना हुआ है, उसके आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो भी ट्रीज वगैरह लगे हैं उसको काटना या डिफॉरेस्टेशन करना वहाँ पे मना है, और इन क्षेत्रों को ओरण कहा जाता है, और यहाँ के जो इनको मानने वाले लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गए आपके मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, सॉरी। और मल्लीनाथ जी की बात करेंगे तो मल्लीनाथ जी आपके आगे तिलवाड़ा, बाड़मेर। जिनके नाम से बाड़मेर का नाम माला नहीं पड़ा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है। तल्लीनाथ जी आपको प्रकृति प्रेमी याद रखना है, जालोर में पंचमुखी पहाड़ी जहाँ पे वृक्षों को काटना मना है, जिसे ओरण कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वापिस इनसे रिलेटेड है, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? वीरमदेव, चुंडा, गांगदेव, श्यामदेव। तो आपको याद रखना है, इनका बचपन का प्रारंभिक नाम था गागदेव, और इनके जो गुरु थे, इनके जो टीचर थे, वो थे जालंधर नाथ। दो चीज़ें इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और नेचुरलिस्टिक, नेचुरल स्टिक या प्रकृति प्रेमी, ये 3 चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, और ये जालोर के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट किया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपको बताना है देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा देवनारायण जी। थोड़ा देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। तो देवनारायण जी के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है, जो गुर्जरों के आराध्य देव हैं या लोक देव हैं, वो देवनारायण जी है, नंबर 1। सेकंड, आपको याद रखना है ये विष्णु के अवतार हैं। सेकंड इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है विष्णु अवतार, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु। थर्ड, सेकंड बात करते हैं इसके अंदर, इनके जो बचपन का नाम था वो था उदय सिंह। थर्ड, इनकी मूर्ति नहीं है, ईंट की पूजा होती है, ब्रिक्स है, ईंट है, उसकी पूजा होती है। फोर्थ बात करते हैं, एक तरीके से आयुर्वेद के ज्ञाता रहे, वेल नोन ऑफ आयुर्वेद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ हर्ब, नीम की पत्तियों को यूज़ करने के लिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा गया है। ईंट की पूजा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी जो फड़ है वो काफ़ी एंशेंट है, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी है, जिसको पढ़ा जाता है वो है यंत्र, इसके अंदर जंतर। इस जंतर के वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट से इसको रीड किया जाता है। एक्चुअली ये जो फट चित्रण है, फट चित्रण का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो भी पुराने लोक देवी देवता हैं, इनके जो पौराणिक आख्यान है, इनके जो पौराणिक स्क्रिप्चर है, या जो पौराणिक इनका जो एंशेंट इनका माइथोलॉजिकल जो डिपिक्ट दिखा गया है, उसको 1-2 बांस की बल्लियाँ रहते हैं,
और उसके बीच में कपड़ा होता है 30-35 फीट जो भी है, उसके ऊपर उसको एक तरीके से पेंटेड करते हैं, गाँव के सब लोग बैठते हैं और उसको सुनते हैं। ये होती है आपकी फड़। और देवनारायण जी की फड़ पाबू जी की लोकप्रिय फड़ है, पॉपुलर है, देवनारायण जी की है। तो इसके अलग अलग से पाबू जी के लिए रावण हत्या का यूज़ होता है, यहाँ पे जंतर का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देवनारायण की फड़ क्या आपको याद रखना है, विष्णु के अवतार, उदय सिंह, 8 आयुर्वेदिक ज्ञाता, सेकंड जंतर। और हम बात करें देवनारायण जी की, एक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ये इनका स्पेशल डे है, इस दिन यहाँ पे मेला होता है। ये आपको कुछ चीज़ें देवनारायण के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवताओं को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। मल्लीनाथ, वीर कल्ला जी, वीर फतेह जी, वीर झुंझार जी। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये, और आपके लिए इतने बेसिक क्वेश्चन ही बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सुपरफिशियल क्वेश्चन ही आते हैं, इन डेप्थ नहीं आते हैं। और इवन आर्ट एंड कल्चर का मैक्सिमम पार्ट है जो हम सब यूज टू हैं। एक्चुअली ये हमारे रूरल जो एरिया है उससे डिनोट करता है, उससे रिलेट करता है। बाकी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा राज्य लिमिटेड है, राजस्थान, हम इसके अंदर ही रहते हैं और यहाँ तक सोच पाते हैं। अगर जब हम आर्ट एंड कल्चर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो वहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर्टिकुलर अलग अलग आर्ट है, आर्ट स्कूल है, आर्ट स्टाइल है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बाकी ये चीज़ें हैं हमारे बिल्कुल रूरल विलेज हमारा जो है वहाँ से रिलेट करती है, इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से कितना भी इन डेप्थ भी बनाएंगे तो भी चीज़ें यही रहेंगी। तो यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ राइट आंसर आएगा वीर कल्ला जी। इनके मैक्सिमम जो टेम्पल है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है, नंबर 1। दूसरा, लोग 4 हाथों वाले कल्ला जी के बारे में इनको कहा गया है शेषनाग का अवतार। आपने स्टोरी पढ़ी होगी 1568 इन्वेजन ऑफ अकबर ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दैट टाइम जयमल एंड कल्ला, ये कहने का मतलब एक चाचा भतीजा की तरह एक को सर ऊपर बैठाकर कंधे पर युद्ध लड़ा था। तो ये इसलिए 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है, कल्याण केहर कहा जाता है, कमर ध्वज कहा जाता है, इसके अलग अलग उपनाम है। और इनके मैक्सिमम मंदिर बांसवाड़ा में। अगर इनका जन्म देखें तो नागौर के सामियान गांव के अंदर इनका जन्म है। दूसरी बात करें, इनका प्रमुख मंदिर है आपका रनेला है, इसके अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। और आप ये कल्ला जी के बारे में जानते हैं कि ये जयमल इनके ताऊ जी होते थे और मीरा इनके कहने का मतलब रिलेटेड है मीरा से, ये मेड़ता से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बेसिक है। देवनारायण के पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। ये आपको याद रखना है। एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पेरेंट्स का नाम पूछा जाता है, जो भी लोग देवता उनके माता पिता कौन रहे। जैसे आप रामदेव जी की बात करें तो अजमल है, मेणादे हैं। अगर आप यहाँ बात करें देवनारायण की, सवाई भोज है। और आप बात करें तेजा जी के तो ताहड़ जी हैं। इस तरीके से पाबू जी की बात करें तो धांधल जी हैं। इस तरीके से अलग अलग पेरेंट्स के नाम हैं और एज वेल उनकी वाइफ्स के नाम हैं। तो आपको वो भी याद रखना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ पूछी गई है, देवनारायण जी के देवालय या इनके मंदिर हैं, ये किस जिले के अंदर है? तो आप सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना, भीलवाड़ा आसीन, ये यहीं पे फेमस है देवनारायण जी। जैसे तेजा जी अजमेर के लोक देवता, इस तरीके से भीलवाड़ा के लोक देवता, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भीलवाड़ा आसीन, आसीन में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है ये भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण के जी का बहुत बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो मॉड्यूल हमारा रहा है, इसके अंदर मैंने लोक देवता को लोक देवता, हस्तशिल्प और चित्रकला, जो लोक देवताज हैं, उसके बाद इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और राजस्थान पेंटिंग है, इसको इंक्लूड किया था। इसके जो फॉर्मेट है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। साथ ही यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताए, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें इन डेप्थ हैं, इन बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी आपको यहाँ बताएं। नेक्स्ट हमारा सेशन होगा इसी तरह से मिसलेनियस आइटम्स का। 2-3 सब्जेक्टों को मिला के एक सब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर हमारे 25 to 30 क्वेश्चन होंगे।
जो क्वेश्चन एक्चुअली ये पैरेलल ऑफलाइन क्लासेस में भी हो रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो ब्रांच ऑफिस में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर लगभग 30 डेज़ का ये हमारा मॉड्यूल डिज़ाइन है। इसके अंदर जो टेक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशली इस मॉड्यूल को चलाया जा रहा है। तो आप इसके साथ बने रहें, स्टे ट्यून विद अस, वर्क हार्ड, वर्ड इज़ योर्स। थैंक्स।